Good morning students. Now we are going to start our first lesson भाषा और व्याकरण। तो अब हम अपने पहले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण की भाषा और व्याकरण के बारे में। तो देखिए भाषा क्या होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जो वाक्यों के रूप लेकर विचारों के आदान प्रदान का आधार बनती है। क्या कह रहे हैं वो कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, और जिसका मतलब क्या होता है, बोलना। मतलब जो भी हम बोलते हैं वह भाषा है। और भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जो वाक्य का रूप लेकर आज जो हमारे विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। मतलब जब कोई कुछ बोलता है तो अगर उसका कोई अर्थ होता है तब तो वो सही है, तब तो वो एक वाक्य बनेगा और आपको समझ में आएगा। अगर वो अर्थपूर्ण नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो कैसे समझ सकते हैं हम। फिर है भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है कि भाषा विचारों का, यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो हम सोचते हैं, उनको आदान प्रदान करने का ऐसा साधन, ऐसा ज़रिया है जो कि लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। अब भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। जैसा कि परिभाषा में विदित है, भाषा निम्नलिखित दो रूपों में व्यक्त की जाती है। परिभाषा में हमने क्या बोला, लिखने और बोलने, यानी भाषा को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस भाषा को उच्चरित भाषा भी कहते हैं। फिर क्या बोल रहा है वो कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं किसी से, परिवार में, समाज में किसी से भी वाद विवाद हो रहा है, यानी किसी का मतलब कोई एक विषय है, उसके ऊपर कोई अपना पक्ष रख रहा है, कोई दूसरा अपना पक्ष रख रहा है, तो ये वाद विवाद हुआ। कोई भाषण दे रहा है, किसी घटना की या कहानी सुनाई जा रही है, तो ये सब भाषा के मौखिक रूप के अंतर ही आते हैं। फिर क्या है लिखित भाषा। मन के भावों तथा विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं वो कि मन के भावों और विचारों को, हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे विचार हैं, इन सबको प्रकट करने के लिए जब हम लिखकर उसको बताते हैं, जैसे अभी बुक जो कि आपसे कहना चाहती है वो सब इसमें लिखा हुआ है, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। ठीक है। इसमें क्या क्या, जैसे पत्र, हम जैसे किसी को पत्र लिखते हैं, या कहीं कोई लेख लिखा होता है, पुस्तक होती है, कोई कहानी, जैसे पुस्तक है, कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं, पत्रिकाएं हैं, तो इन सब में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिखित भाषा में हम बोलते तो नहीं है, सुनते भी नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग होता है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, मलयालम आदि। ये भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। ठीक है। फिर अब बोली क्या होती है। भाषा जैसे जैसे विकसित होती जाती है वैसे ही विस्तार पाती है तथा उसका क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस कारण उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। ये परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं। ये छोटी भाषाएं बोली कहलाती हैं। जैसे हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे भाषा विकसित होती जाती है, मतलब जैसे हमारे क्षेत्र की बोली कुछ और हो गई, हम आगे बढ़े तो वहाँ की बोली कुछ शब्दों में परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं वैसे वैसे शब्दों में जो परिवर्तन आते जाता है उसको बोली कहते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि छोटी छोटी अन्य भाषाएं भी जन्म लेने लगती हैं। जैसे
अभी हिंदी तो एक भाषा है, लेकिन हिंदी के अंदर कितनी सारी बोलियाँ आ गई। अपने ही क्षेत्र में पवारी भी बोली जाती है, ठीक है, और भी दूसरी जैसे बोलियाँ बोली जाती हैं। तो ये सब क्या है, बोलियाँ हैं। अब फिर वो क्या कह रहे हैं, भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है वे ध्वनियाँ, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि ये भाषा के अंग कहलाते हैं। अब हम भाषा के अंग के बारे में पढ़ने वाले कि भाषा के कौन कौन से अंग हैं। तो जब मतलब भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आश्रय लेना चाहती है, तब वो ध्वनि का सहारा लेती है, वर्णों का सहारा लेती, शब्द बनाती, वाक्य बनाती है। इनको भाषा के अंग कहते हैं। अब हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं कि लिपि क्या होती है। हम अनेक भाषाओं को पढ़ते तथा लिखते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए मूल ध्वनियों के संकेत रूप में कुछ चिन्ह मान लिए जाते हैं जो वर्ण कहलाते हैं। इन चिन्हों का एक निश्चित क्रम होता है तथा उस क्रम की एक निश्चित व्यवस्था होती है। भाषा के इन चिन्हों के क्रम को व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम अनेक भाषाओं को पढ़ते और लिखते हैं, हम सिर्फ एक भाषा तो नहीं लिखते, हम हिंदी, अंग्रेजी, हमारे यहाँ ये चलती हैं, फिर मराठी, गुजराती, बंगाली, अलग अलग कितनी सारी भाषाएं हैं। विदेशों में जाए तो स्पेनिश है, फिर फ्रेंच है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इनको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए हमको इनको कुछ चिन्ह देने पड़ते हैं। जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आग, आ, ई, का, खा, गा, घा, ये सब एक आपको चिन्ह ही तो दे दिए गए हैं, ताकि आप इस चिन्ह, जब आप उन चिन्हों को बनाओगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको क्या बोलना है, ठीक है। ऐसे अंग्रेजी में ABCDEFG ऐसे Z तक, तो इन्हीं से सारे शब्द बन जाते हैं, इन्हीं चिन्हों से। तो जब जो क्या होता है कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन मूल ध्वनियों का हम संकेत के रूप में चिन्ह मान लेते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। और इन चिन्हों को एक निश्चित क्रम में तथा उस क्रम की एक निश्चित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि होती है। जैसे अब नीचे क्या दिया हुआ है, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत की लिखावट है वो देवनागरी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब व्याकरण की बात करें, भाषा संबंधी सभी नियम व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराती है। तो भाषा को लिखने के जो नियम है कि अगर जैसे कोई चिन्ह बन रहा है तो वो वैसे ही बनेगा, वो उतनी ही लाइन में बनेगा। जैसे ए है, कैपिटल ए आपका 3 लाइंस में बनेगा ऊपर की, तो वो फिक्स है, वो अब आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स में जैसे ए है वो बीच की 2 लाइंस में ही बनेगा, वो कहीं और नहीं वो किसी और लाइन में नहीं बन सकता। तो ये कुछ नियम होते हैं जिनके लिए हमको व्याकरण का उपयोग करना होता है, ठीक है। तो जो व्याकरण होती है वो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का हमको बोध कराती है कि भाषा जो हमारी लिखी है वो शुद्ध रूप में है या नहीं है। अब इसकी परिभाषा क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मतलब भाषा व्याकरण जो है वो एक शास्त्र के रूप में है जिससे हम भाषा के लिखने और पढ़ने के नियम और उसकी व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भैया उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, राम पढ़ती है, वाक्य अशुद्ध है। राम पढ़ती है वाक्य अशुद्ध क्यों है? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है। राम जो नाम है वो लड़के का नाम है और उसके आगे लगा क्रिया जो लगी है वो स्त्रीलिंग लगी है कि पढ़ती है, तो ये गलत है, अशुद्ध वाक्य हो गया। इसके अनुरूप क्रिया पढ़ता है उपयुक्त होना चाहिए था कि नहीं, कि राम पढ़ता है, ये सही वाक्य होता। यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग न होने के कारण वाक्य अशुद्ध। ये दूसरा वाक्य क्या लिखा हुआ है, राम पढ़ता है, ये वाक्य शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि जो करता है वो पुल्लिंग है और उसके अनुरूप क्रिया भी पुल्लिंग ही प्रयुक्त हुई है। फिर व्याकरण के अंग, कि व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं। व्याकरण का संबंध भाषा से है। भाषा के संपूर्ण रूप को वाक्यों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वाक्यों की रचना शब्दों से होती है और शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस दृष्टि से व्याकरण को 3 भाग माने जाते हैं।
वो क्या कह रहा है कि व्याकरण का संबंध कैसे है, भाषा है, क्योंकि हम भाषा का ही तो शुद्ध और अशुद्ध रूप व्याकरण के से समझते हैं। ठीक है, तो भाषा के संपूर्ण रूप को वाक्यों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो क्या होगा कि वाक्यों की हमको रचना करनी पड़ेगी। अब रचना सही हुई है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अब वाक्य बनाने के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है तो शब्द सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और शब्द को बनाने के लिए हमको वर्ण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब वर्ण सही है कि नहीं ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो व्याकरण के अंग होते हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में पूरा फोकस जो होता है वो वर्ण पे होता है कि जो वर्ण बना हुआ है वो सही है कि नहीं, वो सही क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं, सही जगह पर लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं हम, उसके संयोग से जो शब्द बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं, इन सब का हम विचार वर्ण विचार में करते हैं। फिर क्या है शब्द विचार? इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति और रचना आदि का विचार किया जाता है। कि शब्द विचार में हम क्या कर रहे हैं कि शब्द जो लिखा हुआ है हमारा जो बन रहा है उसका रूप कैसा है, वो कैसे बन रहा है, वो जहाँ पर प्रयुक्त होगा वहाँ उसका क्या महत्व होगा, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इन सब के बारे में शब्द विचार में हम देखते हैं। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि का पर विचार किया जाता है कि अब वर्ण से शब्द बन गया, अब शब्द से वाक्य बन रहा है तो वाक्य का भेद क्या है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई है, उसमें जहाँ पर विराम चिन्ह लगना था वहाँ लगा है कि नहीं, जहाँ पूर्ण विराम लगना था कि वहाँ लगा है कि नहीं। इन सब पर विचार हमारा वाक्य विचार में हम करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।